नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम दोस्तों हरियाणा जीके की 2 क्लासेज लेके आ चुके थे और आज तीसरी क्लास है। दोस्तों आज की क्लास में एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आज की क्लास कुछ इस तरीके से है कि आज की क्लास की वीडियो का रिस्पॉन्स आज देखूँगा और उस हिसाब से डिसाइड करूँगा कि बच्चों को इन वीडियोस का फ़ायदा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वरना फिर ये जो जीके हरियाणा जीके की जो क्लासेज हैं दोस्तों, इसको मजबूरन मुझे बंद करना पड़ेगा। बाकी फिर मैथ्स और साइंस की क्लासेज ही चलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको पहले कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि मैप के अंदर से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैप के थ्रू ही समझ में आएंगी, तो इसलिए मैंने मैथ को बोर्ड के ऊपर ही चिपका दिया है। और दोस्तों कुछ जिस तरीके से क्या होता है, जब लेक्चर चलता है तो बहुत सारी बातें जो हैं बताई जाती हैं और बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। तो मैंने पहले ही उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और पॉइंट्स को एक एक पॉइंट को हम डिस्कस भी कर पाएँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हरियाणा की धरातलीय संरचना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हरियाणा की जो धरती है दोस्तों, जो भूमि है वो किस तरीके की है, कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ पर निचाई है, कहाँ पर पथरीला इलाका है, कहाँ पर क्या है, किस तरीके से ये जो है बटा हुआ है, उसको आज हम समझेंगे दोस्तों। तो उसके अंदर जो है एक पहले पॉइंट समझिए कि लैंडलॉक कि जो हरियाणा है वो एक लैंडलॉक राज्य है, भू आबंध वाला राज्य है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हरियाणा है इसके चारों ओर ना तो कहीं समुद्र तट है, यानी मतलब पानी वाला इलाका है, और ना ही इसकी सीमा किसी देश के साथ लगती है। राज्यों के ये चारों ओर से किससे, अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है, भूमि के भागों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लैंडलॉक। लैंड का मतलब होता है भूमि, लैंड का मतलब बंद, भूमि से चारों ओर से बंद। तो एक ये दोस्तों लैंडलॉक राज्य है और इसके जो है ज्यादातर भूमि जो है 93.76% यानी 93.76% दोस्तों समतल एवं तरंगित मैदान है, क्षेत्र है दोस्तों। समतल का मतलब ये हुआ कि समुद्र तल से, जो समुद्र का तल है उससे ऊंचाई जो है दोस्तों इस जो इलाके का होगी, जो समतल वाली होगी, वो लगभग क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और कुछ मैदानों में जो कुछ क्षेत्र होगा उसके अंदर क्या होगी दोस्तों, जिस तरीके से पानी की लहरें होती हैं, आप पानी की लहरों को देखेंगे तो वो थोड़ी थोड़ी सी क्या करती हैं, थोड़ी सी कहीं ऊंची होती है, कहीं पर क्या होती है, नीची होती है, उबड़ खाबड़ सी दिखाई देती है थोड़ी सी दोस्तों। तो उनको हम बोलेंगे तरंगित। इसलिए तरंग समझते हो आप, पानी की तरंगे ऐसे उठती हैं, तो उस तरीके से क्या हमें दोस्तों क्षेत्र होगा, जिसके अंदर दोस्तों जो 68.21% 68.21% जो है दोस्तों वो कैसा होगा, समतल वाला इलाका होगा दोस्तों, समतल क्षेत्र होगा। और जिसके अंदर 25.55% दोस्तों क्या रहेगा, तरंगित मैदान रहेगा। ये आपको पहले इसको मोटे मोटे पॉइंट्स को समझ लीजिए आप। और दोस्तों 3.09% जो है दोस्तों, जो पूरे भारत, जो हरियाणा का इलाका है, क्षेत्र है, उसका जो है 3.09% कैसा, पहाड़ी और चट्टानों वाला क्षेत्र है। एक बात ये समझ लीजिए दोस्तों कि जो समतल और तरंगित जो क्षेत्र है उसकी जनरल समतल जो समुद्र तल है उससे 300 मीटर से कम ही क्या होती है, ऊंचाई होती है। 300 मीटर से कम ऊंचाई होगी समुद्र तल से दोस्तों। और जो ये पहाड़ी और चट्टानी वाला इलाका है जिसके अंदर हमारी अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो बीच से मिलित है, उनको भी हम इसी के अंदर, इसी एरिया में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। वो पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र है, उसकी ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, 300 मीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। और लगभग 700 650 के अराउंड आप क्या बोल सकते हैं कि उससे क्या होती है,
कम होती है। इसके बीच की क्या होती है, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई होती है इस क्षेत्र की। और 1.09% दोस्तों, जो दोस्तों 1.67% जो है दोस्तों हरियाणा के क्षेत्र में शिवालिक पर्वत की श्रेणियां जो है फैली हुई है, जिनकी जो है समुद्र तल से जो ऊंचाई है दोस्तों वो 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक की है। अब इन चीजों को हम अलग अलग करके ये समझेंगे कि कहां पर तो अरावली की पहाड़ियां हैं मैप के अंदर, कहां शिवालिक श्रेणियां हैं, किस तरीके से समतल और तरंगित मैदान है, और उसको अलग स्लाइड में इस मैप के अंदर अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए तो दोस्तों, हरियाणा राज्य की हम धरातलीय विशेषताओं के आधार पर जब इनका वर्गीकरण करते हैं, इनको बांटते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी किताबों में इसको 8 तरीके से बांटा हुआ है, लेकिन हम जो है पढ़ेंगे वो सारे कंटेंट ही, सारी चीजें ही पढ़ेंगे, लेकिन हमने उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 6 हिस्सों में हम उसको पढ़ेंगे। जिसमें एक हिस्सा क्या होगा, शिवालिक मैदान होगा, जहां पर एक शिवालिक मैदान है दोस्तों, जहां पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं। फिर है गिरिपाद मैदान, उसको समझेंगे कि गिरिपाद मैदान क्या होता है, कहां पर है। जलोढ़ मैदान, बालू का मैदान, अनकाई दलदल और अरावली की पहाड़ियां, इन 6 हिस्सों में हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक उनकी विशेषताओं के आधार पर हम उनको बांटते हैं। अब हम अलग अलग एक एक को समझते हैं कि वो उनकी लोकेशन कहाँ पर है और कैसे कैसे वो बटी हुई है। आइए दोस्तों, हम पहले हिस्से को जिसको हम शिवालिक मैदान बोलते हैं दोस्तों, उसको समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों हमारी कैसी है, उत्तर दिशा है, यहाँ पर कैसी है, पश्चिम है दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण है, और यहाँ पर क्या है, पूर्व है। तो दोस्तों जो हमारी ये शिवालिक की जो शिवालिक मैदान है दोस्तों, जिसके अंदर मेरे क्या आती हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणियां आती हैं। ये दोस्तों जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं उसकी सबसे न्यूनतम यानी सबसे निचली पर्वत श्रेणी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे इस तरीके के पर्वत होंगे, इस तरीके से उनकी क्या होंगी, श्रृंखलाएं होंगी, तो ये जो है ना सबसे निचले सिरे की सबसे निचली क्या है, पर्वत श्रेणी है शिवालिक। और क्या है दोस्तों, एक ये जो हरियाणा राज्य होगा उसके उत्तर पूर्वी हिस्से में, देखिए दोस्तों यहाँ पर उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये हिस्सा कौन सा हो गया दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूं। जो मैंने अभी आपको इधर से ये हिस्सा आपको क्या करके दिखाया है, डार्क करके दिखाया है, इस हिस्से के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है हरियाणा राज्य का, उसके अंदर ही क्या होती है, फैली हुई है। राज्य अगर जिले की बात करें तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। भाई पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के जो है ना उत्तर पूर्वी जो हिस्से हैं दोस्तों, उसके अंदर ये फैला हुआ है। एक पॉइंट आपको समझ में आया दोस्तों। और अगर मैं इस शिवालिक पर्वत श्रेणियों को अगर उनकी ऊंचाई के आधार पर दोस्तों अगर मैं डिवाइड करूं तो किस तरीके से होती है दोस्तों, कि एक तो शिवालिक श्रेणियां जो है उसके अंदर दो है, एक तो है उच्च वाली शिवालिक श्रेणी और एक है निम्न यानी नीचे वाली श्रेणी। इसके अंदर भी जो ये पर्वत श्रेणियां है इसके अंदर दो है, एक तो ज्यादा ऊंची है और एक क्या है समुद्र तल से कम ऊंचाई पे है। जो 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक ऊंचाई तक है दोस्तों, उनको हम बोलेंगे उच्च शिवालिक श्रेणियां। और जो 400 से 600 मीटर तक की ऊंचाई तक है समुद्र तल से, वो उनको हम बोलेंगे निम्न शिवालिक श्रेणियां। और ये जो अगर आप मैं बोलूं उत्तर पूर्वी साइड से लेकर के और जो पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा है उसकी तरफ ही क्या होता है दोस्तों, ढलान वाला इलाका बढ़ता है, यानी इस साइड ढलान होगी, इस साइड यहाँ पर ऊंचाई होगी, इस तरीके से नीचाई होती हुई आएगी।
और क्या होता है दोस्तों, जो ये शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं ये कंकड़, रेत और सैल से बनी हुई होती हैं दोस्तों। कंकड़ वगैरह से, रेत से और सैल से क्या होती है दोस्तों, ये बनी हुई होती हैं, इससे निर्मित होती हैं। और देखिए दोस्तों, जो पंचकुला है, यहां पर पंचकुला मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं। जो पंचकुला है वहां पर पंचकुला से 30, जो पंचकुला सिटी है वहां से 30 किलोमीटर दूरी पर जो है दोस्तों हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, जिनको हम बोलते हैं मोरनी की पहाड़ियां दोस्तों। मोरनी पहाड़ियों की श्रृंखला है जो कि समुद्र तल से कितनी है दोस्तों, 1220 मीटर ऊंची है समुद्र तल से। यहाँ पर ये कैसी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार दोस्तों कि हरियाणा की सबसे ऊंची कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप बोलोगे मोरनी की पहाड़ियां, जो कि कहां पर है दोस्तों, पंचकुला के अंदर है, और उनकी ऊंचाई कितनी है, 1220 मीटर है। इसी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो ये शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, इसके अंदर सबसे ऊंची जो है चोटी, जिसको हम करोह बोलते हैं दोस्तों, करोह की चोटी है जो कि किसमें पड़ती है, पंचकुला में, उसकी ये सबसे ऊंची चोटी है। एक पर्वत की सबसे क्या है दोस्तों, ऊंची चोटी है। उसको वो जो मीटर में अगर देखा जाए तो 1467 1467 मीटर जो है ऊंची क्या है दोस्तों, चोटी है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। और दोस्तों जो ये हिस्सा है जो मैंने आपको बताया, जो शिवालिक मैदान जो है, वहीं से क्या है दोस्तों, हमारी 4 नदियां जो है वहीं से निकलती है, वहीं से बहती हैं, जिसको हम घग्गर, मारकंडा, टांगरी व सरस्वती 4 नदियां हैं दोस्तों, वो इसी इलाके से करती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने ब्लू साइड इधर से दिखाया है, ये नदी आप ऐसा मान सकते हैं। वैसे तो ये थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, तिरछी है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बस एक सिंपल सा आइडिया आ जाए इस वजह से बताया कि जो ये आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये घग्गर नदी है दोस्तों। और इधर से देखेंगे तो टांगरी नदी है, ये इधर, और यहां से मारकंडा है, ठीक है दोस्तों। तो और यहां से क्या है दोस्तों, सरस्वती नदी है, जो कि किससे निकलती है, सारी शिवालिक मैदान से ही निकलती है। तो ये कुछ जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको याद करने हैं, और एग्जाम में आप इनको लिख सकते हैं, पॉइंट बना करके लिखें तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन और आता है, हरियाणा का एकमात्र जो है ना दोस्तों, ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां है, ये एकमात्र हमारी हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन हरियाणा का एकमात्र कहां पर है, सिर्फ शिवालिक पर्वत श्रेणियों के अंदर ही है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए अगले पॉइंट्स को हम समझते हैं। दोस्तों गिरिपाद मैदान के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमने शिवालिक जो पर्वत श्रेणियां देखी हैं, जो मैंने अंडरलाइन की थी, इसके दक्षिणी हिस्से में शिवालिक पहाड़ी के जो शिवालिक पर्वत हैं, उनके क्या दक्षिणी हिस्से में क्या है, पंचकुला और अंबाला यमुनानगर का जो हमारे जिले हैं, उसके दक्षिणी हिस्से में 25 किलोमीटर चौड़ी और 300 से 375 मीटर ऊंची एक पट्टी के रूप में, जिस तरीके से एक पट्टी होती ना, कुछ इस तरीके से, ये जो अब मैं इधर हिस्सा कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा हो, जो ये इधर से मैंने बताया आपको कि ये घग्गर क्या है, नदी है, इधर से कौन सी, यमुना नदी है। तो जो इसकी इन दोनों के बीच का, और पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के दक्षिणी हिस्से का 25 किलोमीटर क्या चौड़ा, इस तरीके से चौड़ा, और ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों उसकी, 300 से 375 मीटर क्या है ऊंचा जो मैदान होता है, इलाका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गिरिपाद मैदान बोलते हैं। ये शिवालिक पहाड़ी से इस साइड पड़ेगा दक्षिणी हिस्से में। और दोस्तों जो इस हिस्से के अंदर से जो है, गिरिपाद मैदान के अंदर से मुख्य रूप से 2 नदियां बहती हैं, जिसको हम घग्गर और मारकंडा बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ की जो भूमि है दोस्तों, वो कम उपजाऊ है, और मैदान
जो है इसके अंदर जो है, अगर इस मैदान के अंदर जो है दोस्तों नदियां जो नाले बह रहे हैं ना, अगर उनके अंदर क्या बन जाते हैं दोस्तों, खड्डे टाइप से बन जाते हैं, कुछ नालियां टाइप से बन जाती हैं, तो उनको हम जो है वहां की पहाड़ी भाषा में चो नाम देते हैं, चो। ये आपने देख लिया दोस्तों। तो ये जो हिस्सा मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया है, ये हिस्सा कौन सा है दोस्तों, गिरिपाद मैदान। जो आपको ब्लू कलर का मैंने करके दिखाया था वो आपका शिवालिक पर्वत श्रेणियों वाला हिस्सा था, और जो ये ग्रीन ग्रीन सा हिस्सा जो दिखाया गया है, ये यहाँ से घग्गर वाला और यमुना नदी, ये आपको देखो जो पूर्वी हिस्सा है ना, पूर्वी बाउंड्री है, जो पूर्वी हिस्सा है, वहां से बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर जो हरियाणा राज्य की जो बिल्कुल बाउंड्री है, सीमा है, उसके बिल्कुल ऊपर से जाते हैं, या ऐसा मान सकते हो कि यमुना नदी अगर जिस उसके बिल्कुल जो हमारी सीमा होती है हरियाणा राज्य की पूर्वी साइड से, उसके बिल्कुल साथ साथ बहती है। तो उस वाला जो हिस्सा है वहां से लेकर के और घग्गर नदी के बीच में, और यहाँ से जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिणी हिस्से में जो है दोस्तों 25 किलोमीटर चौड़ा क्या होता है दोस्तों, एक पट्टी नुमा, एक पट्टी की तरह क्या होता है दोस्तों, एक गिरिपाद मैदान। जो ये गिरिपाद मैदान है, इसको वहां की स्थानीय भाषा में इस गिरिपाद मैदान को घर के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों अब इससे अगले और आगे बढ़ते हुए इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला कौन सा मैदान है, जलोढ़ मैदान, उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों जलोढ़ मैदान को समझते हैं, जो कि हरियाणा का मैक्सिमम जो होता है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र है, वो इसी मैदान के अंदर आता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे हम यहाँ उत्तर पूर्वी हिस्से से दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आएंगे, तो ऊंचाई जो ढलान होती है, वो ढाल होती है, वो क्या होती है, कम होती जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर ऊंचा क्षेत्र होगा और ऐसे ऐसे करते आएंगे तो वो कम ढलान वाला यानी कम ऊंचाई वाला क्षेत्र आएगा। यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई कम होगी और यहाँ पर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी दोस्तों। तो जो गिरिपाद मैदान जो हमने समझा था, इस मैदान से लेकर के दोस्तों यहाँ से और इस घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच का जो हिस्सा है दोस्तों, ये हिस्सा है पूरा का पूरा, ये हिस्सा। और यहाँ पर देखिए तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और जो जज्जर वाला इलाका है, भिवानी वाला, इसके अंदर अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली की जो पहाड़ी है उसकी श्रृंखलाएं हैं। तो उसकी वहां तक, जैसे कि मैं अगर काउंट करके बताऊं तो पंचकुला का कुछ हिस्सा, अंबाला का कुछ हिस्सा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार। देखिए एक बात ये समझिए कि यहाँ हिसार मैंने सिरसा बोला है, उसका पूरा का पूरा हिस्सा इसमें नहीं आता है, कुछ हिस्सा आता है, तो हम उसको उसके अंदर भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यह ना समझ लीजिए, ये यहाँ से हिस्सा आ गया दोस्तों, ये जो हिस्सा है, और यहाँ से जो पलवल मेवात वाला हिस्सा है, वो भी पलवल का जो हिस्सा है वो किसके अंदर आता है, जलोढ़ मैदान के अंदर आता है। इसकी औसत जो ऊंचाई होती है दोस्तों, वो 220 से लेकर के 280 मीटर तक होती है। और इसका मैंने बताया आपको कि ढाल जो होती है, जो ढलान होती है दोस्तों, वो क्या होती है, मंद होती है। इसके अंदर जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे से क्या करेगी, उतरती हुई नजर आएगी। यानी ये लगा लीजिए कि उनके अंदर ज्यादा अंतर होता हुआ नजर नहीं आएगा, ढलान जो होगी वो कम होगी। और मैंने आपको बताया उत्तर पूर्वी से लेकर दक्षिणी पश्चिमी जो है, ये इस तरीके से क्या आएगी, उसकी ढाल आएगी, निचाई होती आएगी। आप ये समझिए, जो ये जलोढ़ मैदान है, इसको दोस्तों दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है नवीन जलोढ़ मैदान है, जो दोस्तों ये हमारी यमुना नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, वो बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं। इसके वजह से जो इसके सहारे, जो इसके बिल्कुल नजदीक से ये हिस्सा है, आप ऐसे समझिए, इसके नजदीक से जो ये हिस्सा है फरीदाबाद से, यानी यमुनानगर से लेकर के फरीदाबाद तक का जो इसके पास का हिस्सा है दोस्तों, उसको हम नवीन जलोढ़ मैदान बोलते हैं, जो ये हिस्सा है। और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है दोस्तों, उसको हम बंगर बोलते हैं। जो ये बाढ़ का मैदान, जो नवीन जलोढ़ मैदान है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, बाढ़ का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है, और खादर भी बोलते हैं। और जो यहाँ की स्थानीय भाषा होती है दोस्तों, यहाँ के जो लोग हैं जो इस हिस्से में रहते हैं,
वो क्या करते हैं, इस बाढ़ के मैदान को या नवीन जलोढ़ मैदान को नैली या फिर बेट के नाम से भी पुकारते हैं दोस्तों। इस हिस्से के अंदर जो मैंने आपको बताया, इस जो जलोढ़ मैदान है, इसके अंदर मुख्य रूप से 3 जो नदियां हैं वो बहती हैं और यहाँ की जल आपूर्ति करती हैं। मार्कंडा, चेतांग और सरस्वती नदियां जो है दोस्तों, इस हिस्से की क्या है, मुख्य नदियां हैं। और ये जो मैंने आपको काउंट करके भी बताया और वैसे ही बता देता हूं कि यमुनानगर, जैसे कि अम्बाड़ा, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, जो ये कुरुक्षेत्र वाली सारा हिस्सा है, ये किसके अंदर आता है दोस्तों, जलोढ़ मैदान के अंदर आता है। अब अगले हिस्से को समझते हैं। तो दोस्तों अगला हिस्सा है हमारा बालू का मैदान। जैसा कि आप इसके नाम से ही थोड़ा सा देख रहे हैं कि बालू रेत को जो होती है दोस्तों, जो मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानों में पाई जाती है, उसके जैसा ही कुछ हिस्सा है। कि क्या होता है दोस्तों कि जो आपको इधर जो हिसार, सिरसा का जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो पश्चिमी हिस्सा है, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा है, उसको दोस्तों, जो ये हमारा बालू का मैदान है, इसको हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं बालू का टिब्बे युक्त, जहां पर क्या होंगे, बालू रेत के क्या बने होंगे, टिब्बे बने होंगे। एक वो हो गया बालू का टिब्बे युक्त मैदान दोस्तों। और एक होता है दूसरा हमारा बालू का तरंगित मैदान। 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहले बालू का टिब्बे युक्त मैदान को समझते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो हरियाणा राज्य का पश्चिमी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, जो पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा है, वहां से जो है दोस्तों राजस्थान के अंदर से है ना, राजस्थान की जो ये देखो यहाँ पर राजस्थान है, तो इसके जो ये सीमा जो है, इस सीमा से जो लगते हुए हमारे जो जिले हैं, उनके अंदर जो क्या होता है, जैसे कि हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर जो है, ये जो हिस्से हैं, इनके अंदर जो है दोस्तों राजस्थान से जब शुष्क हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ में बालू रेत को क्या लेती हैं, उड़ा करके लेके आती हैं। और जब हवा चलती है दोस्तों, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बालू रेत है वो उड़ करके आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह इक्वल, यानी एक समतल रूप में ही क्या होगा, इकट्ठा होगा। कहीं कहीं पर क्या बन जाते हैं दोस्तों, मिट्टी का जमाव क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिब्बे बन गए हैं। बालू रेत के क्या बन गए हैं, टिब्बे बन गए हैं। और कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, जितनी दूरी बढ़ती जाएगी दोस्तों, जितनी इस बालू रेत से, राजस्थान से दूरी बढ़ती जाएगी, उतने ही क्या है, टिब्बे जो है वो कम बनेंगे और ज्यादा क्या है, बालू रेत की तरंगित मैदान बनेंगे। तो जो आपका अंदर वाला हिस्सा होगा वहां पर तो कैसा मिलेगा दोस्तों, जो हमारा दक्षिणी हिस्सा है ना, यहाँ पर ये जो हिस्सा है वहां पर कैसा है, बालू का तरंगित मैदान होंगे। और जो ये इधर से लगे हुए, जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हिस्सा करके बताया हुआ है, जो कि हमारा जो सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़ वाला जो ये हिस्सा है, जो इस हिस्से के अंदर क्या होंगे दोस्तों, बालू का टिब्बे युक्त मैदान होंगे। और क्या है दोस्तों कि जो यहाँ से आपने, यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो बालू का के टिब्बे बनते हैं दोस्तों, मान लीजिए, देखिए, जैसे कि समझिए कि यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि ये एक टिब्बा ये बन गया बालू रेत का, और एक टिब्बा ये बन गया है, देखिए 2 टिब्बे बन गए हैं। तो यहाँ पर जो इनका निम्न स्तर है, जो जहाँ पर ये टिब्बे का ढलान है, जहाँ पर कम सतर है, वहां पर जब क्या होता है दोस्तों, पानी जब वर्षा ऋतु होती है तो पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पर एक छिछली झीलें बन जाती हैं पानी इकट्ठा होने की वजह से, जिनको वहां स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, बावड़ी कहा जाता है। ये क्या है, एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं। तो वहां के वर्षा ऋतु की वजह से जो है निम्न जगह है, वहां पर क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा होकर झीलें बन जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं दोस्तों। और जो बालू का तरंगित मैदान है दोस्तों, जैसे कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम के दक्षिण, जो हरियाणा जो राज्य है उसके दक्षिणी भाग जो है, जैसे कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जो है और गुरुग्राम वगैरह है, इस हिस्से में ज्यादातर क्या होते हैं दोस्तों, हमारे बालू का तरंगित मैदान पाए जाते हैं। होगी वहां पर भी बालू रेत ही, लेकिन क्या होगा दोस्तों, लेकर के भी कौन आता है, राजस्थान से जो हवाएं चल रही वही लेकर के आती हैं। लेकिन अंतर ये होता है कि वहां की अप्रोच जो है, जो मिट्टी वहां तक पहुंचती है,
तो वो एक जगह इकट्ठा ना होकर के थोड़ा सा क्या कर जाती है, जैसे पानी की तरंगे होती है इस तरीके से फैल जाती हैं, तो इसलिए उस हिस्से को क्या बोलते हैं, बालू का तरंगित मैदान बोलते हैं। तो ये आपको आइडिया आ गया है कि जैसे कि ऊपर शिवालिक क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो हम पर्वत बोले, शिवालिक पर्वत श्रेणियां, उसके बाद गिरिपाद मैदान है, और जो ये बीच का हिस्सा है इसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जलोढ़ मैदान बोल रहे हैं। और जो इसके अंदर से फिर हमने पढ़ा कि हमारा कौन सा आता है, बालू का मैदान, जो कि हमारा पश्चिमी हिस्से के साथ में जो ये क्या चलती है, सीमा लगी हुई है राजस्थान राज्य के साथ में, वहां से जो शुष्क हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, बालू रेत को लेकर के आते हैं और वहां पर क्या बन जाते हैं, टिब्बे और तरंगित मैदान, जिसको हम क्या बोलते हैं, बालू का मैदान। जो ये बालू का मैदान वाले हिस्से होते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर क्या है दोस्तों, बालू रेत जो होता है ना वो कम उपजाऊ होता है, तो यहाँ पर जो है ना जो मोटा अनाज होता है उस तरह की फसलें ज्यादा उगाई जाती हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ की मिट्टी के अंदर जो है भूमिगत जल है, जो पानी अगर खोदा जाए तो बहुत नीचे मिलता है, तो जो भूमिगत जल है वो बहुत नीचे है, और वहाँ का पानी जो है खारा पाया जाता है दोस्तों, वहाँ के जो ये एरिया है यहाँ पर खारा पानी पाया जाता है। तो आइए अगले पार्ट में नेक्स्ट चीज को समझते हैं। तो दोस्तों हमारा 5वां पार्ट है अनकाई दलदल, जिसको देखिए दोस्तों, जो हमारा हरियाणा राज्य है इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से के अंदर जो कौन सा जिला है हमारा, सिरसा जिला है, उसके दक्षिणी भाग में जो ये जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर जहां पर मैंने आपको और ज्यादा डार्क करके दिखा दिया है, ये जो हिस्सा है दोस्तों, इस हिस्से को हम अनकाई दलदल बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है, ये पूरे के पूरे जो हमारा हरियाणा राज्य है उसका सबसे क्या है, सबसे कम ऊंचाई वाला क्या होता है दोस्तों, क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से वो 200 मीटर से भी क्या होती है, कम होती है। आपने देखा ना कि यहाँ पर सबसे ऊंचे इलाके हैं और यहाँ पर आते आते क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे इलाके हो जाते हैं, यानी ऊंचाई उनकी क्या हो जाती है, समुद्र तल से कम हो जाती है। और दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो है ढाल कम होती है दोस्तों, ढाल कम होने का मतलब होता है थोड़ा सा क्या है, यहाँ का इलाका क्या होता है, समतल जैसा होता है, तो वहां पर जो ढाल मंद होने के कारण क्या हो जाती है दोस्तों, जल का प्रवाह नहीं हो पाता। अब देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर दूं, अगर यहाँ पर पानी अगर मैं थोड़ा सा टपकाऊं तो क्या होगा, वो जल्दी से क्या चला जाएगा, जल्दी से नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ढलान है। अगर ये इस तरीके से कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पानी का ठहराव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है, जो ढाल मंद होने की वजह से दोस्तों वहां का जल जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से क्या नहीं हो पाता, आगे बढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या बन जाती है दोस्तों, अनकाई दलदल बन जाती है। जो ये हमारा दक्षिणी जो हिस्सा है हमारा सिरसा जिले का, वहां पर क्या होती है, अनकाई दलदल पाई जाती हैं। आइए दोस्तों लास्ट पार्ट जो हमारा बचता है अरावली की पहाड़ियां, उनको और समझते हैं। आइए दोस्तों हमारा जो लास्ट छठा पार्ट बचता है उसको समझते हैं, जो कि हमारा क्या है, अरावली की पहाड़ियां हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हमारा भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो हमारी क्या होती है दोस्तों, अरावली की पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला की जो है अवशिष्ट का मतलब होता है जो अवशेष, यानी टूट फूट जाती है तो उसके बाद जो अवशेष बचते हैं, उसकी वजह से जो है क्या हो जाता है दोस्तों, उबड़ खाबड़ वाला जो क्षेत्र, पथरीला क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं, अरावली की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवाड़ी, झज्जर वगैरह, नूंह वगैरह तक जो है ना, वहां का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो निचला क्षेत्र है, वहां पर क्या पाई जाती है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और ये जो है ना, इस जो अरावली की पहाड़ियां दोस्तों, उसका जो सबसे उछला हिस्सा होता है, वो जो यहाँ पर ये नारनौल है, नारनौल के पास जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर जो है इन अरावली पहाड़ियों का जो है सबसे ऊंचाई वाला भाग, यानी सबसे उच्चतम भाग जो है यहाँ पर पाया जाता है, जो कि दोस्तों हम उस चीज को हमें ढोसी की पहाड़ियों बोलते हैं। उनकी ढोसी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर के दिखाया है, जिसकी जो ऊंचाई है दोस्तों समुद्र तल से वो 652 मीटर यानी 652 मीटर से यहाँ पर होती है। ये उच्चतम सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है अरावली पहाड़ियों का।
और दोस्तों क्या होता है, जो ये अरावली की पहाड़ियां हैं इसके अंदर दो प्रमुख जो है इसके भाग होते हैं। एक तो होता है दोस्तों तोशाम की पहाड़ियां और एक है इंदौरी पहाड़ियां। जो तोशाम की पहाड़ियां हैं दोस्तों वो हमारा जो भिवानी वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। ये जो तोशाम वाला, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ये तोशाम वाला हिस्सा है यहाँ पर, और जो इंदौरी है दोस्तों वो मेवात जो हमारा नू वाला हिस्सा है वहां पर पाई जाती है। और क्या होता है, दो अरावली की पहाड़ियों की जो है एक श्रृंखला ऐसी होती है दोस्तों जो कि कहां तक, गुड़गांव से होती हुई कहां तक, ये हिस्सा जो आप इस तरीके से मान लीजिए, जो ये हिस्सा है ये जो है अरावली की पहाड़ियां जो है उनके विस्तार, जो एक श्रृंखला विस्तार है दिल्ली तक भी फैला हुआ है, जिसको जो दिल्ली वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, दिल्ली श्रृंखला बोलते हैं, जो अरावली की पहाड़ियों का एक श्रृंखला है। इसको दिल्ली, जो दिल्ली में फैली उसको क्या बोलेंगे, दिल्ली की श्रृंखला बोलेंगे या दिल्ली श्रृंखला बोलेंगे। और दोस्तों जो ये पत्थर वाला हिस्सा है, जो पथरीला हिस्सा है अरावली की पहाड़ियां, वहां से जनरली क्या है, चूना और पत्थर को निकाला जाता है ताकि उसको जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकते, जो पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं उससे चूना वगैरह इस्तेमाल किया जा सकते, वहां से निकाला जाता है। और ये आपने समझ ही लिया कि वो कहाँ से निकलती हैं और प्रमुख उसकी क्या क्या बातें होती हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको एक बार विस्तार में थोड़ा सा जल्दी से एक बार ये बताता हूँ कि आज हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है। कि हमने पढ़ा है कि जो हमारा यहाँ से ये सबसे उच्चतम हिस्सा है, जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है हरियाणा का, वो उसमें क्या होती है दोस्तों, शिवालिक की पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बिल्कुल 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी वाली, और यह जो घग्गर और यमुना नदी के बीच का जो हिस्सा है दोस्तों वो हमारा गिरिपाद मैदान होता है, जिसको स्थानीय भाषा में घर बोलते हैं। और उससे इस जो हमने हिस्सा पढ़ा है गिरिपाद मैदान से लेकर के जो ये अरावली वाला जो हिस्सा हमने समझा है, इस हिस्से तक जो ये हिस्सा होता है, और यमुना नगर, सॉरी घग्गर और यमुना नदी के बीच का जो हिस्सा होता है उसको जलोढ़ मैदान बोलते हैं दोस्तों। और फिर जलोढ़ मैदान के भी दो पार्ट मैंने आपको बता ही दिए थे कि जो जो ये हमारा बाढ़ वाला हिस्सा है, जो बाढ़ का मैदान होता है, जो यमुना नदी की सहायक नदी के द्वारा बनाया जाता है, एक तो वो हो गया, और एक हमारा कौन सा होगा दोस्तों, बांगर, जिसको हम बांगर बोलते हैं। फिर हमने समझा था कि हमारा बालूका वाले मैदान, जो कि ये हिस्सा था, अनकाई दलदल हमने यहाँ पर समझी थी। और जो लास्ट हमारी जो अभी पढ़ी है अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि हमारे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव वगैरह में फैली हुई है, ये चीजें जो आज हमने पढ़ी। मैंने जो है इस क्लास के अंदर दोस्तों मेन पॉइंट्स को लिखा है, ताकि आप उसको जब अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं तो कुछ ऐसा हो कि पॉइंट्स के हिसाब से आप याद रखें। और मैप को इसलिए लगाया था ताकि आप थोड़ा सा मैप का भी आइडिया आ सके। दोस्तों इस वीडियो के रिस्पॉन्स में आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मुझे इसका रिस्पॉन्स जो है अगर अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगा कि ये मेरी मेहनत या ऊर्जा जो है वो खराब जा रही है और आपके लिए भी लाभदायक नहीं साबित हो पा रही है, तो मैं इस सीरीज को दोस्तों बंद कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।